अनविति के सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम क से किताब और क से किताब के इस अंक में हम बातचीत कर रहे हैं हिंदी के मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा की लब्ध प्रतिष्ठित कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्याएं के ऊपर। और आप सभी बखूबी जानते हैं कि रामविलास शर्मा का हिंदी की आलोचना जगत में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। एक तरह से प्रगतिवादी आलोचना या मार्क्सवादी आलोचना के वे आधार स्तंभ हैं, क्योंकि जो परंपरा हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना की है उसमें रामविलास शर्मा एक ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने मार्क्सवादी आलोचना को एक तरह से सैद्धांतिकी प्रदान की है और उसे कोशिश किया है कि वह केवल सैद्धांतिक ही न रह जाए और वह और गहरी हो और व्यवहारिक हो। और व्यवहारिकता के धरातल पर जब रामविलास शर्मा समूचे साहित्य की आलोचना करते हैं तो उसमें खुद मार्क्सवादी आलोचना पद्धति में भी जो अंतर्विरोध हैं उनको भी उजागर करते चलते हैं। इसलिए रामविलास शर्मा को प्रगति विरोधी हिंदी आलोचना की कला और साहित्य विषयक भ्रांतियों के निवारण का जितना श्रेय जाता है उससे कहीं अधिक श्रेय प्रगतिवादी आलोचना द्वारा उत्पन्न जो अंतर्विरोध हैं उनके उन्मूलन का भी गौरव उन्हें प्राप्त होता है। रामविलास शर्मा की आलोचना के केंद्र बिंदु में देशभक्ति और मार्क्सवादी चेतना दोनों ही हैं। इसलिए रामविलास शर्मा अपनी पूरी परंपरा का समूल अध्ययन करते हैं और उसके उपरांत वाल्मीकि और कालिदास से लेकर के मुक्तिबोध तक का मूल्यांकन वो प्रगतिवादी चेतना के आधार पर करते हैं। रामविलास शर्मा की प्रसिद्ध पुस्तक परंपरा का मूल्यांकन इस बात की बानगी करता है, इस बात की तस्दीक करता है कि रामविलास शर्मा परंपरा के प्रति प्रगतिवादी आलोचकों में ही एक भिन्न दृष्टिकोण लेकर उपस्थित होते हैं। परंपरा के प्रति जो रवैया अन्य प्रगतिशील आलोचकों ने अपनाया उससे इतर रामविलास शर्मा ने परंपरा के सम्यक मूल्यांकन और उसके विभिन्न अवयवों का सार्थक विश्लेषण करके ग्राह्य को ग्रहण किया, ग्राह्य को ग्रहण करने की प्रवृत्ति और उसमें जो त्याज्य अंश है उसको त्यागने की वृत्ति दोनों ही रामविलास शर्मा में नज़र आती है। यानी परंपरा के प्रति सिरे से नकार नहीं है, परंपरा का तटस्थ भाव से मूल्यांकन रामविलास शर्मा ने किया है। और इसी कड़ी का एक तरीके से उदाहरण रामविलास शर्मा की ये पुस्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण है। रामविलास शर्मा हिंदी के अकेले ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने सबसे अधिक समय लिखने में बिताया है। यानी एक तरीके से परंपरावादी या परंपरा के पोषक आलोचक भी उतना नहीं लिख सके हैं जितना कि रामविलास शर्मा ने लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्याएं पुस्तक सर्वप्रथम 1953 में प्रकाश में आई और इस पुस्तक को लिखने से पूर्व भारतेंदु युग के ऊपर रामविलास जी ने एक किताब भारतेंदु युग नाम से लिख दिया था जो सन 1943 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें समूचे भारतेंदु युग की गतिविधियों की चर्चा की गई थी। इस कृति में भारतेंदु ने खुद को भारतेंदु के जीवन और उनके साहित्य की चर्चा तक महदूद रखा है। भारतेंदु ने जब ये पुस्तक लिखी, यानी भारतेंदु युग नाम की जो पहले की पुस्तक है 1943 की पुस्तक है,
जब वो पुस्तक लिखी और प्रकाश में आया तो इसका जिक्र भारतेंदु ने अपने भूमिका में किया है। इस पुस्तक की भूमिका में उन्होंने किया है कि जब पुस्तक प्रकाश में आया तो एक श्रद्धेय आलोचक ने लिखा कि भारतेंदु युग को प्रगतिशील साबित करना वैसा ही है जैसे लिप्टन टी को देसी साबित करना। लिप्टन टी को देसी साबित करना। भारतेंदु के इस पुस्तक का मूल स्वर एक तरीके से भारतेंदु युग के परंपरा का और भारतेंदु युग के नवजागरण संबंधी अवधारणा का पुनर्मूल्यांकन और पुनर्प्रतिष्ठापन करना है। स्वयं रामविलास शर्मा ये मानते हैं कि भारतेंदु हिंदी के जातीय परंपरा के संस्थापक हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर ही हिंदी साहित्य का वास्तविक उसकी उन्नति हो सकेगी। लेकिन ध्यातव्य है कि रामविलास शर्मा जब ऐसा कहते हैं तो उन्नति जो वे बतलाते हैं वह नवजागरण संबंधी भारतेंदु की स्थापनाओं या नवजागरण संबंधी भारतेंदु के विवेक के ऊपर विश्वास करते हुए और उस विवेक के आधार पर निर्मित उस विवेक से सीखते हुए जब हिंदी के साहित्य को रचा जाएगा तब यह उन्नति संभव हो सकेगी। और रामविलास शर्मा ये मानते हैं कि भारतेंदु युग पर इसलिए भी बातचीत होनी चाहिए क्योंकि भारतेंदु युग में हमें वो सामग्री मिल जाएगी जिसको लेकर आज भी विवाद हुआ करता है और उन विवादों को सुलझाने का, उसके समाधान का जो सटीक या सफल समाधान हमें भारतेंदु युग में दिखता है वह हमारे लिए आज भी उतना ही कारगर है जितना तब था। मसलन जो जनता का साहित्य जनता की भाषा में लिखा जाए, इसका सुंदर उदाहरण हमें भारतेंदु युग में मिल जाता है। रामविलास शर्मा ने इस पुस्तक में बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए या प्रसंगवश मैनेजर पांडे और उनकी किताब साहित्य और इतिहास दृष्टि का उदाहरण अनेक जगहों पर दिया है। अपने ऊपर लगाए आक्षेपों का भी उल्लेख उन्होंने बार बार पुस्तक में किया है और इसके पीछे उन्होंने कोई पूर्वाग्रह या दुराग्रह की भावना उनकी नहीं है, ऐसा उन्होंने बतलाया है। यह केवल और केवल बातचीत और मूल्यांकन के क्रम में उनके उद्धरणों को प्रस्तुत करके समस्याओं का निराकरण करने का एक प्रयास मात्र है। भारतेंदु हिंदी की जातीय परंपरा के संस्थापक हैं ऐसा कहने वाले रामविलास शर्मा यह कथन केवल साम्राज्य विरोधी धारा तक ही ठीक मानते हैं। हिंदी जाति और उसकी संस्कृति को वे अंग्रेजी राज कायम होने से पहले का मानते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि नवजागरण संबंधी जो हिंदी मानस में या हिंदी साहित्य में जो अवधारणा हमारी आज है उसमें बहुत बड़ा योगदान रामविलास शर्मा का है। तो रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण की शुरुआत और जिस सामाजिक इकाई में यह नवजागरण संभव हो सकता है या हो पाता है यानी कि जाति, उस जाति के विकास के बारे में रामविलास शर्मा की मान्यताएं बहुत ही अलहदा हैं और एक तरीके से ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है। जहाँ तक भाषा का सवाल है तो रामविलास शर्मा ने माना है कि भारतेंदु युग में जो भाषा
प्रयुक्त हुई है वह उस युग की देन नहीं है, बल्कि उस तरह की खड़ी बोली के नमूने हमें पुराने रचनाओं में, उससे पहले के रचनाओं में हमें आसानी से मिल जाते हैं, जिसमें कि सदल मिश्र और लल्लू लाल सुरती मिश्र के रचनाओं से लेकर के शिव प्रसाद के भूगोल हस्ता मलक और लल्लू लाल के बैताल पचीसी आदि तक में देखने को मिलता है, जो कि भारतेंदु से पहले की रचनाएं हैं। इसलिए भाषा का नए तरीके से विकास, यानी जो भारतेंदु की प्रसिद्ध उक्ति है, हिंदी नए चाल में ढली, वह रामविलास जी के अनुसार हिंदी साहित्य के लिए सार्थक उक्ति हो सकती है, लेकिन खड़ी बोली हिंदी के लिए वह ठीक नहीं है, क्योंकि खड़ी बोली हिंदी का स्वरूप उससे पहले ही गढ़ा जा चुका था और उसमें गद्य लिखा जा रहा था। हाँ, ये ज़रूर है कि भारतेंदु के पास जो बेजोड़ शैली है, जिसकी वजह से वह एक कुशल शैलीकार के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने अनूठे गद्य से हिंदी का प्रचार प्रसार किया है।